हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसीईआरटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने स्वर पूर्ण रूप से खत्म कर लिया था। अब हम लोग अपने अगले बिंदु व्यंजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का मतलब मैंने आपको बताया था, स्वर स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होता है। अर्थात ये किसी न किसी की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो वो किसकी सहायता से उच्चारित किया जाता है? अर्थात वो सभी वर्ड जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा का, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? आधा का प्लस का आ। मैंने यहां पर लिखा मां, यानी आधा मां और प्लस का आ। अब कोई भी व्यंजन वर्ड उच्चारित करेंगे तो आपको जो स्वर की ध्वनि उच्चारित दिखाई देगी आपको। जैसे मैंने बोला का तो आया आ, मा, बा। आप देखो जब उसको खींचते हो तो उसके साथ आ ध्वनि उच्चारित हो रही होती है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि वो सभी वर्ड जो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन, इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब ये कैसे होती है इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। हमने अध्ययन की सरलता हेतु इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त कर दिया है। मैं फिर से बात अपनी रिपीट कर रहा हूं। हमने अध्ययन की सरलता हेतु इन 33 व्यंजनों को 3 भागों में विभक्त कर दिया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। और जो तीसरा होता है वो होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ये 33 कैसे हो गए? ये होते हैं हमारे 25, अभी इनके ऊपर हम लोग वार्तालाप करेंगे। ये होते हैं 4 और ये भी होते हैं 4। तो 25 4 29 और 4 कितना? 33। अर्थात मेरा बोलने का तरीका क्या है? बोलने का मतलब क्या है? जो हमारे मूल व्यंजन 33 होते हैं इन्हें अध्ययन की सरलता हेतु हमने 3 भागों में विभक्त कर लिया है। पहला भाग कौन सा है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अभी हम लोग इसकी के ऊपर वार्ता करेंगे। और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद इसके ऊपर वार्ता करेंगे। और तीसरा होता है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे। और कुल मिला के जो मूल 33 व्यंजन होते हैं वो यहां पर आ गए। अब हम लोग बात करते हैं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के बारे में। तो देखते हैं हम लोग जो हमारा पहला प्रकार है वो कौन सा है? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। जो पहला प्रकार है हमारा वो है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। इन्हें कुल 5 वर्गों में विभक्त किया गया और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। यानी इस प्रकार टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। अब बात देखो, यहां पर इसको स्पर्शी क्यों बोला गया और फिर वर्गीय क्यों बोला गया है, अभी इसके बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, इन्हें कुल 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब देखो स्पर्शी इसे क्यों कहते हैं? जब हम किसी भी व्यंजन वर्ड को उच्चारित कर रहे होते हैं, इनकी बात कर रहा हूं, जब हम लोग व्यंजन वर्डों को उच्चारित कर रहे होते हैं स्पर्शी व्यंजनों को, तो होता क्या है कि जो हमारी श्वास वायु होती है वो फेफड़ों से होते हुए हमारे मुख में जो विशेष अंग हैं, जैसे हमारा कंठ हो गया, हमारा तालु हो गई जीवा, यानी इनमें से किसी भी कुछ अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। वो उन अंगों को स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसका नाम कर दिया गया स्पर्शी। और इन वर्डों को वर्गों में विभक्त किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्गीय व्यंजन। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, तावर्ग और अंतिम है पावर्ग। ये आपके वर्ग देख लीजिए कितने हो गए? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 वर्ग। इन्हें वर्गों में विभक्त किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो का वर्ग में सभी वर्गों में कौन कौन से आएंगे आपके वर्ड? तो आप देखो यहां पर आ जाएगा आपका का, खा, गा, घा, ड़ा। उसके बाद चा वर्ग में आ जाएगा चा, छा,
जा, छा, वा। उसके बाद टा वर्ग में क्या आ जाएगा? टा, ठा, डा, ड़ा। और यहां पर आपका ता वर्ग में क्या आ जाएगा? ता, था, दा, धा, ना। और यहां पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और ये मा। तो आप देख सकते हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन होता है इन्हें कितने वर्गों में? 5 वर्गों में व्यक्त किया गया है। ये जो एक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं। तो 5 वर्गों में 5 पंजे कितना? 25 हो गए। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई है। अब कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं, जैसे का वर्ग है, ठीक है। इस का वर्ग में अगर मैं इस बिंदी को हटा दूं तो ये क्या सही होगा? नहीं। अब हम लोगों ने इस बिंदी के बारे में मोस्टली कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों को बस एक चीज पता है कि कहीं पर भी बिंदी आती है तो वो नुक्ता होता है। भाई हर जगह हर बिंदी को नुक्ता कहना गलत है। इसके बारे में मैं अभी वीडियो खत्म होते होते मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कहां पर कौन सी बिंदी आती है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहां पर चा वर्ग में देखो, ये जो झा वर्ड होता है, ये जो झा होता है, ठीक है, ये नया रूप है। इसका जो पुराना रूप था वो ये था, ये अमानक है और ये कैसा है? मानक है। यानी झा वर्ड के पुराने रूप को अमानक कहते थे हम लोग। और ये जो चा वर्ग होता है इसको हम लोग स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। बातों को ध्यान रखना कि जो हमारा चा वर्ग होता है, चा वर्ग का दूसरा नाम क्या है? स्पर्शी तो है ही, स्पर्शी के साथ साथ इसका नाम क्या और हो गया? संघर्षी हो गया। इसलिए इसको संघर्षी इसलिए बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन वर्डों को उच्चारण करते समय हमें संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। स्पर्शी तो पहले से थे, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इनका नाम और क्या पड़ गया? स्पर्श संघर्षी। उसके बाद एक बात और हमें पता लगी कि झा का जो पुराना रूप था ये वाला, ये अमानक में आता है। उसके बाद बात आ जाती है हमारी टा वर्ग की, ठीक है। तो टा वर्ग में भी हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जब इन दोनों के नीचे बिंदी आ जाती है तब इन्हें क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है। इसके लिए हम लोग अभी वार्ता करेंगे कि इन बिंदु को क्या कहते हैं और इस बिंदु को क्या कहते हैं। अभी इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। जो ता वर्ग है, ठीक है, ता वर्ग में हम लोग इस धा को लिख रहे होते हैं, ठीक। ये देखो, ये जो धा है ऐसा लिखा जाता है, ना कि हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर भी हम लोग वार्तालाप करेंगे अभी। और जो हमारा पा वर्ग है, ठीक है, पा वर्ग में भी यही होता है। जैसे हमने ये जो भा लिखा है, तो भा ऐसा पूरा नहीं बनाया जाता है। भा सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन की जाती है। इस पे क्यों की जाती है? जो ये गुंडी है इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पूरी की पूरी वार्ता करेंगे। फिलहाल आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अध्ययन की सरलता हेतु जो ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं, इन्हें 3 वर्गों में व्यक्त किया जाता है। और जो पहला वर्ग है वो है स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन। और स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन को कुल कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 5 वर्गों में व्यक्त किया गया है। और एक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5 वर्ड होते हैं। तो कुल 5 वर्गों में कितने हो गए? 25 हो गए। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। जो हमारा अगला वर्ड है, हमारा अगला बिंदु है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार होते हैं अध्ययन की सरलता हेतु। जो दूसरा होता है वो आपका होता है अंतस्थ। ये होता है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4। अब देखो अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? वे सभी व्यंजन वर्ड जिनको उच्चारित करते समय कम अवरोध उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब ये कम अवरोध क्यों उत्पन्न होता है? अच्छा ये बताओ, क्या स्वरों को उच्चारित करते समय अवरोध उत्पन्न होता है? नहीं, बिल्कुल अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। इनमें कम अवरोध उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि इनमें 2 अर्ध स्वर सम्मिलित होते हैं, इसलिए यहां पर अवरोध तो उत्पन्न होता है लेकिन कम। क्यों कम? क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। कैसे हैं? अर्ध स्वर हैं। इनमें ने अभी आपको बताया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी? 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है या, दूसरा होता है रा, तीसरा होता है ला और चौथा होता है वा। इनमें या और जो वा होते हैं ये होते हैं अर्धस्वर। ये आपके होते हैं अर्धस्वर, ये आपके होते हैं अर्धस्वर, ठीक है। और जो रा होता है ये होता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या ये होता है लुंठित व्यंजन। और जो ला होता है ये हमारा होता है पार्श्विक व्यंजन।
ये पार्श्विक व्यंजन होता है। अब इसके बारे में अच्छे से आप सीख लीजिए। या अर्धस्वर, लेखन की दृष्टि से तो ये हमारा यहाँ जैसे लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, तो कभी कभी हमें ये स्वर प्रतीत होता है और कभी कभी व्यंजन प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम जो रख दिया गया अर्धस्वर इन दोनों के लिए। उसके बाद अगर रा की बात करें, प्रकंपित, प्रकंपित का मतलब होता है कंपन होना, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कना। ऐसा माना जाता है कि जो रा के उच्चारण के समय जो हमारी जीभ है वो थर्राती ज्यादा है। जैसे मैंने थर्राना ही बोला है, तो थर्राने में जो रा आया, रा की वजह से हमारी जीभ, आप बोल के देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, तो आपकी जो जीभ है वो काफी फड़फड़ा रही है। जैसे हुर्र, ठीक है, टर, आप जब बोलोगे तो जो रा है, रा की वजह से हमारी जीभ में कंपन बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित। उसके बाद आ जाता है ला, पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है मसूड़ा या मूर्धा जिसको बोलते हैं, मतलब ला के उच्चारण के समय हमारी जीभ मुड़कर, ठीक है, मूर्धा को स्पर्श करने लग जाती है। नहीं तो आप ला बोल के देखो, जैसे आप ला बोलोगे तो आपकी जीभ मुड़कर, ठीक है, मूर्धा को स्पर्श कर रही होगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पार्श्विक व्यंजन पड़ गया। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है, वो सभी व्यंजन वर्ड जिनको बोलते समय कम अवरोध उत्पन्न होता है। ये कम अवरोध उत्पन्न क्यों होता है, इन अर्धस्वरों की वजह से, ठीक है, कम अवरोध उत्पन्न होता है, उन सभी व्यंजनों को बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ठीक है। या अर्धस्वर, वा भी अर्धस्वर, रा प्रकंपित या लुंठित और ला भी पार्श्विक। ये व्यंजन होता है क्योंकि जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो हमारी जीभ मुड़कर पार्श्विक यानी जो हमारा पार्श्वभाग होता है, ठीक, जो हमारा आगे का भाग होता है, जो हमारा मसूड़ा होता है, जो हमारा मूर्धा होता है, उसको स्पर्श कर रही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। हमारा जो अगला बिंदु है वो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी, जो तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया था, 3 बिंदु बताए थे, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। अब देखो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्म होता है, यानी वो सभी व्यंजन वर्ड जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, उन सभी व्यंजन वर्डों को ऊष्म या स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। और ये कौन कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं शा, शा, शा और हा, ये 4 होते हैं। अब एक चीज और सीख लो यहां पर, अगर आपने इतनी चीज सीखी है कि इनका उच्चारण कहां कहां से होता है। जो ये वाला शा है सलजम वाला, इसका उच्चारण होता है तालु से, इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, इसका उच्चारण होता है दंत से, और जो हा है इसका उच्चारण होता है हमारा स्वर तंत्रियों से। इसका उच्चारण कहां से होता है, जो स्वर तंत्रियां होती हैं वहां से इसका उच्चारण होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म नाम से ही पता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उसका मतलब गर्म, यानी जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, उन्हें ही ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, 4। कौन कौन से, शा, शा, शा और हा। इस शा का उच्चारण कहां से होता है, तालु से, जो मूर्धा के ऊपर चिकना भाग है उसको तालु बोलते हैं, और ये मूर्धा यानी मसूड़ा हमारा, दंत तो आपको अच्छे से पता है दांत, ठीक है, और ये होती हैं स्वर तंत्रियां। स्वर तंत्रियां का उच्चारण होता है किसका, हा का। ये तो हमारे हो गए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। पहले मैंने आपको बताया पहला वाला पार्ट, ठीक है, उसमें कितने निकले, 25। दूसरे अंतस्थ में कितने आए, 4। और तीसरे यहां पर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में कितने आए, 4। तो आप देख सकते हैं 25, 4, 29 और 4 कितना, 33। इस प्रकार से हमारे मूल व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है 3 के माध्यम से, ठीक। अब हम अपने आधार पे चलते हैं कि और किन किन आधारों पर व्यंजनों को विभक्त किया गया है। तो जो पहला हमारा आधार है वो है कंपन्य के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला आधार हम लोग लेते हैं, ये है कंपन्य के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और कंपन्य के आधार पर व्यंजनों को विभक्त किया गया है कितने में, 2 भागों में विभक्त किया गया है। कंपन्य के आधार पर 2 भागों में। आपने बहुत अच्छे से नाम सुन रखा होगा, बस हम लोग आधारों के हिसाब से सही से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। 2 हमारे आधार होते हैं। पहला हमारा होता है घोष,
या सघोष। और जो दूसरा प्रकार होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अघोष। ठीक है, अब सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। अब देखो यहां पर कंपन के आधार पर, या यहां पर दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि घोष के आधार पर, घोष का ही दूसरा नाम क्या होता है, सघोष। ठीक, तो फिलहाल कंपन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, 2 भागों में किया जाता है। जो पहला भाग है वो है घोष या सघोष, और जो दूसरा भाग है वो हमारा कौन सा है, अघोष। ठीक है, अब देखो घोष या सघोष का मतलब क्या होता है। सघोष का जरा हम लोग अगर इसको व्यक्त करें तो क्या आएगा, सा प्लस का घोष आएगा, और अगर अघोष को हम लोग इसको व्यक्त करें तो क्या आएगा, आ प्लस का घोष आएगा। ठीक है, दोनों में ही घोष, इस घोष का मतलब होता है कंपन, इस घोष का मतलब क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, घोष का मतलब तो दोनों में कंपन हो गया, और इस सा का मतलब होता है सहित, और आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, नहीं। यानी घोष का मतलब कंपन, कंपन के साथ बोले जाते हैं, और घोष का मतलब कंपन, कंपन के साथ नहीं बोले जाते हैं। यानी आ जो उपसर्ग होता है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, नहीं। ठीक है, घोष का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है कंपन। ठीक है, ये कंपन, इसका मतलब अगर जिसको मैं परिभाषित करूं तो बड़ा आसान हो गया, आपको पता लग गया कि घोष का मतलब जो होता है वो कंपन होता है, और सा उपसर्ग का मतलब सहित होता है, और आ उपसर्ग का मतलब नहीं होता है। यानी वे व्यंजन वर्ड जिनको बोलते समय जो हमारा कंपन है, ठीक है, उत्पन्न होता है, वे सभी व्यंजन वर्ड जिनको बोलते समय, ठीक है, कंपन होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सघोष। और वे सभी व्यंजन वर्ड जिनको बोलते समय कंपन नहीं होता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अघोष बोल देते हैं। अब बात यह आती है कि अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे घोष या सघोष के बारे में अगर बात करी जाए तो पहली बात तो ये घोष और सघोष के बारे में बात करी जाए। ठीक है, यानी जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों का तीसरा, चौथा और जो 5वां वर्ग होता है, स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और 5वें वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं वो सारे के सारे वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। और इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन और जुड़ जाता है, इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन जुड़ जाता है, और यहां पर जो सघोष हैं जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़ जाते हैं। देखो एक वर्ग में होते हैं 5, 3 वर्ग में कुल मिला के वर्ड कितने हो गए, 15। उसके बाद जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने, वो होते हैं 4। ठीक है, वो होते हैं 4, और इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों के साथ एक वर्ड और जुड़ जाता है, ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है हा। तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया, 5, और सभी स्वर कितने होते हैं, 11। तो 15, 5, 20 और 11 कितना हो गया, 31। इसका मतलब जो कुल सघोष या घोष व्यंजनों की संख्या होती है वो होती कितनी है, 31 होती है। मैं फिर से आपको क्लियर किए दे रहा हूं कि घोष किसे कहते हैं। घोष का मतलब होता है कंपन, शा का मतलब होता है सहित, यानी जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते समय कंपन उत्पन्न होता है उन्हें कहते हैं सघोष। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 31। कौन कौन से होते हैं, जो हमारी स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसका तीसरा वर्ग, चौथा और 5वें वर्ग के सभी वर्ड इसमें आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के साथ इसमें हा आ जाता है, और सारे के सारे जो स्वर होते हैं वो कुल मिला के जो सघोष व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 31। अब बात आती है अघोष की। आ मतलब नहीं, घोष का मतलब कंपन, यानी जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, देखो इसकी कितनी है, 31। 31 का जो उल्टा होता है वो कितना, 13। यानी इसकी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी। कैसे हम लोग करेंगे, देखो जो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरे वर्ग के जो सभी वर्ड होते हैं वो इसमें आते हैं, और उसके बाद जो तीनों शा होते हैं वो भी अघोष में आते हैं। कौन कौन से, ये शा और ये शा। इसका मतलब यहां पर कितने हो गए, 5 दूनी 10, एक वर्ग में 2, 2 वर्ग में 10, और ये कितना 3, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गए। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि घोष सघोष का मतलब कितना होता है, सघोष कितने होते हैं और अघोष वर्ड कितने होते हैं। अब हम लोग अपने अगले बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारा अगला आधार है वो है प्राणत्व। प्राण, वायु या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कौन सा है, ये है हमारा प्राणत्व। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राण, वायु या
श्वास, प्राणवायु या श्वास के आधार पर स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके आधार पर ये जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है अल्प प्राण, एक हमारा होता है अल्प प्राण, और जो दूसरा होता है वो होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो दोनों में प्राण जुड़ा हुआ है, दोनों में प्राण जुड़ा हुआ है। यहाँ अल्प है और यहाँ महा है। अल्प का मतलब आपको अच्छे से पता है कि अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और महा का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब इनकी परिभाषा देखो, रट्टा नहीं मारोगे, बस समझोगे। प्राण का मतलब आपका ये वायु या श्वास से लिया जाता है। ठीक है, यानी यहां कम वायु होगी और यहां ज्यादा वायु होगी। यानी जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय कम श्वास वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते समय ज्यादा प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। और प्रैक्टिकली अगर समझना है तो आप क्या करोगे? अपना हाथ उल्टा करके का बोलो, का, और फिर खा बोलो, तो आपको खुद पता लग जाएगा। का, खा, ग। का बोलोगे, श्वास वायु कम निकली। जैसे आपने खा बोला, खा, तो आपकी जो वायु है आपके देखो ऊपर यहां पर लग रही होगी। देख क्या रहे हो? प्रैक्टिकली करके देखो, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ओके, तो यहां जो अल्प प्राण है, ठीक है, अल्प प्राण जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ रखे हैं, स्पर्शी व्यंजन का पहला, दूसरा और तीसरे वर्ग के जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे आएंगे अल्प प्राण में। और अब बचा कौन कौन सा? दूसरा और चौथा। ठीक है, यानी स्पर्शी व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ग में जितने भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे कहां आएंगे? महाप्राण में आएंगे। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। यानी हमने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन का पहला, दूसरा और तीसरे वर्ग के सभी, यानी कुल मिला के कितने हो गए वर्ड? 15। भाई एक वर्ग में 5, तो 3 वर्गों में कितना? 15 हो गए। उसके बाद यहां पर और क्या क्या आ जाता है? और हमारा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यहां पर हमारे आ जाते हैं, सही से मैं लिख दूं इसको अंतस्थ को, ये रहा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4, य, र, ला, वा। ये हो गए हमारे इतने, और सारे के सारे स्वर, सभी जो स्वर होते हैं, ठीक है, 11 स्वर जो हमारे होते हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी 15, 4, 19, 19 और 11 कितना हो गया? 30। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर आएगा कितना? 30। अब बात आती है महाप्राण की। तो पहली बात तो मैंने यही बता दी है कि स्पर्शी व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ग, तो कुल मिला के व्यंजन कितने हो गए? यहां पर व्यंजन वर्ड कितने हो गए? 10। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपके आ जाते हैं ऊष्म या संघर्षी वाले। कौन कौन से? शा, शा, शा और हा। कुल मिला के ये कितने हो गए? 4। तो 10 और 4 कितना? 14। तो अगर आपसे बोला जाए अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर 30, और बोला जाए महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर 14। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ आता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति मिल जाएगा। अब आपने एक चीज गौर की होगी कि मैं यहां पर जब देखो अंतस्थ लिख रहा हूं तो मैं पूरी लाइन नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं पे बीच में इसको छोड़ दे रहा हूं, तो इसके पीछे भी रीजन होता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बिंदी वाला पार्ट बताया था, ठीक, उसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, जब हम लोग कोई वर्ड लिख रहे होते हैं, सबसे पहली बात जो ये वाली लाइन होती है इसको हम लोग खड़ी पाई बोलते हैं, और जो ये लाइन हम लोग किसी वर्ड के ऊपर खींचते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा। फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं, जो ये खड़ी लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं खड़ी पाई, और किसी वर्ड के ऊपर जो हम लोग सीधी रेखा खींच देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शिरोरेखा। अब बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई बिंदु यहां लगा होता है, तो कभी कोई बिंदु इस खड़ी पाई के आगे लगा होता है, तो कोई खड़ी पाई के नीचे लगा होता है, तो कोई खड़ी पाई के आगे लगा हुआ होता है। लेकिन मोस्टली हम हर एक बिंदु को, इन तीनों बिंदुओं को क्या मानते हैं? जिन्होंने सही से नहीं पढ़ रखा है वो सोचते हैं कि हर जगह नुक्ता लगा हुआ है, लेकिन नुक्ता हर जगह नहीं होता है, अलग अलग स्थितियां होती हैं। आप सही से समझ लेना। ये जो ऊपर लगा हुआ होता है, मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बताया था। अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अंग और दूसरा कौन सा होता है? आहा। तो यहां पर ये अंग लगा हुआ है, जैसे मैं यहां पर ये लिखता था, ये होती है खड़ी पाई, और ये जो हमारी होती है ये शिरोरेखा, और शिरोरेखा ऊपर ये क्या लगा हुआ है? अंग की
की बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी का जो नाम होता है इसको मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और एक बात और बताई थी कि इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्वरों के साथ किया जा सकता है, व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर मैंने लिख दिया कंठ। अब आप बोलोगे सर ये का तो जो है व्यंजन है और यहां पर व्यंजन के ऊपर यूज हो रहा है इसका, नहीं, इसका व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं हो रहा। अगर सही से लिखा जाए तो यह आपका का के साथ क्या जुड़ा होता है, आ। इसका मतलब क्या हो गया, जो अंक की बिंदी है वो किस पे है, आ पे है। ठीक है, इसका हम लोग तोड़ना भी सीखेंगे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसी पर आएंगे, इसको सीखेंगे अच्छे से। फिलहाल आप ये देखिए जो ऊपर बिंदी लगी होती है, ठीक है, जो ये शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी होती है इसको बोलते हैं अनुस्वार। और इस अनुस्वार का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, स्वर के साथ होता है। ठीक है, और जो यहां पर जैसे आपने का वर्ग पढ़ा था, का वर्ग में जो अंतिम बिंदु था ये था, अगर इतना ही छोड़ दें तो ये गलत है। मैंने यहां पर इस बिंदु को लगाया था का वर्ग में, पहला ही वर्ग। ठीक है, तो यहां पर ये बिंदी लगाई है तब ये सही हुआ है। यानी जब हम लोग इस रेखा के इधर बिंदु लगाते हैं तो इसको जो नाम दिया जाता है वो होता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। और हमारी पूरी हिंदी वर्णमाला में सिर्फ का वर्ग का ये पांचवा अक्षर ही है जिसके साथ इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, का वर्ग के पांचवें अक्षर इसमें ही सिर्फ इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद बात आती है इसकी, जब हमारे जो नीचे लगा होता है, जैसे आपने टा वर्ग है, टा वर्ग में अभी आप उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में पढ़ोगे, यहां पर ये नीचे बिंदी आ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्छिष्ट, इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, या ताड़नजात। जो उत्क्षिप्त होता है ये जो वर्ड होता है उसके नीचे लगा होता है और पूरी वर्णमाला में इसका प्रयोग सिर्फ दो ही वर्डों के साथ होता है। किसके साथ, इन दोनों वर्डों के साथ इसका प्रयोग होता है। अगर ये बिंदी ना लगाई जाए तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें ये लगा दिया जाता है, ठीक है, तो ये हमारे स्पर्शी व्यंजनों से हटकर ये उत्क्षिप्त में आ जाते हैं। फिलहाल इस बिंदी को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, और इनका प्रयोग कितने वर्डों के साथ होता है, मात्र दो वर्डों के साथ होता है। ये आपका आ गया। और बहुचर्चित जो आपने नाम सुन रखा है, कौन सा, नुक्ता, ये होता है भाई जब हमारा जो वर्ड होता है उससे आगे जो बिंदी लगी होती है इसको बोलते हैं हम लोग नुक्ता। और इस नुक्ता का प्रयोग हमारी पूरी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्डों के साथ किया जाता है। एक है का, खा, गा, जा और फा। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये देखो, जैसे ये लाइन है तो हम लोग इसका प्रयोग यहां करेंगे, ये आगे करेंगे, इस लाइन के आगे करेंगे, इस लाइन के आगे और इस लाइन के आगे। जब इस ये जो खड़ी रेखा है, जो हमारी खड़ी पाई है, खड़ी पाई के आगे जब इस बिंदी का प्रयोग किया जाता है तब इसको नाम दिया गया है नुक्ता। और नुक्ता किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है अरबी और ये लिया गया है अरबी और फारसी भाषा से। ये लिया गया अरबी और फारसी भाषा से। आप बोलोगे ये दोनों वर्ड आप साथ में क्यों बोल रहे हो, अरबी भाषा अलग है और फारसी भाषा अलग है। ठीक है, ये दोनों भाषाएं अलग हैं लेकिन इन दोनों भाषाओं की लिपि एक समान है, इसलिए हमेशा इन दोनों भाषाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है। और जो ये नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने था, एक राजा थे जिनका नाम है शिव प्रसाद सितार ए हिंद। इनका नाम है शिव प्रसाद सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। इन्होंने सर्वप्रथम इस नुक्ता का प्रयोग किया था। बाकी नुक्ता के बारे में हम जब चर्चा करेंगे तब अच्छे से और जानेंगे इसके बारे में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप देखना इस वीडियो को, जो भी आपको प्रॉब्लम आई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपकी जो समस्या है, ठीक है, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई।